सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड देखा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल देखा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सारी फेनोमेना जो है यूनिवर्स की एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और आपकी किसी भी क्रिया का की जो प्रतिक्रिया है, इफेक्ट जो है वो दूसरे के साथ एसोसिएटेड होता है और आपके द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन का दूसरे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इससे हम देखते हैं। ये चीज आपको यहाँ इंडक्टेंस में भी देखने को मिलेगी। इंडक्टेंस में किसी एक कॉइल के अंदर अगर करंट या ईएमएफ चेंज हो रहा है, उसके बगल में या आसपास रखे हुए किसी कॉइल के अंदर भी एक करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो अपने पड़ोसी वाले, यानी जिसके अंदर आपने करंट फ्लो करना शुरू किया था या ईएमएफ चेंज करना शुरू किया था, उसके ईएमएफ या करंट के चेंज को अपोज करेगी। यानी जो पहला जो कॉइल है जिसमें आपने करंट फ्लो करना शुरू किया है, उसके अंदर अगर करंट बढ़ रहा है तो पड़ोस में रखी हुई जो कॉइल है जिसमें कोई ईएमएफ नहीं है, उसके अंदर अपने आप एक ईएमएफ जनरेट होगी जो पहले वाले कॉइल के ईएमएफ के बढ़ने को यानी या करंट के बढ़ने को अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। इसके बारे में हमने बात की हुई थी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जो इंडक्टेंस है वो पेयर ऑफ कॉइल की वजह से है। तो इसकी वजह से पेयर ऑफ कॉइल की ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखो एक कॉइल रखा हुआ है, कॉइल दिस इज योर कॉइल और this is coil 1 C1 and this is coil C2. You can see it is fed with electricity with the help of a source of EMF. ये की के है। आप क्या देखोगे कि के को जब हम क्लोज करते हैं तो करंट तेजी से इसे राइज करना शुरू कर देगा। आप देखोगे कि जैसे ही हमने की के प्रेस किया वैसे ही ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा और आप देखोगे कि यहां भी ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहां भी एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और डिफ्लेक्शन इस तरीके का है। यानी यहां जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन जो है वो इधर है, या आप कहें कि जो करंट प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस करंट उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ही आपने यहां की को प्रेस किया, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स इससे भी होकर गुजरेगी क्योंकि ये बहुत क्लोज रखा हुआ है। ओके, इस कॉइल से भी होकर गुजरेगी। तो जब करंट इस कॉइल से पास करती है तो फ्लक्स इसका चेंज होता है, बढ़ता है और इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसे जस्ट बगल में जो कॉइल रखा है उसका भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। और आप जानते हो कि जब किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे ने कहा था कि अगर किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, आप जानते हो कि लेंज ने कहा था पहले ही कि अगर कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इंड्यूस ईएमएफ, तो वो अपने पैदा होने के कारण का विरोध करता है। ये तो आप पहले जान चुके हो। तो यहाँ जो ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाई दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड? इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल एंड दैट इंक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीज इन द करंट। तो ये इसका विरोध
म्यूचुअल इंडक्टेंस इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने दो कॉइल्स को बिल्कुल आसपास रखा है। पहले कॉइल में किसी भी तरह के फ्लक्स का चेंज दूसरे वाले कॉइल के साथ भी एसोसिएटेड होगा और आप ये जानते हैं कि चेंज इन फ्लक्स गिव राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और ये क्योंकि इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि फर्स्ट कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा वो पहले वाले कॉइल के करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का विरोध करेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई आपके? आई थिंक इट शुड बी वेरी मच क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और मैथमेटिकल रिलेशंस को देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट और फ्लक्स। पहले डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन तो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए यहीं से कि आप जब डेफिनेशन लिखेंगे शुरुआत हमेशा ऐसे ही करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल। यहां देखिए पेयर ऑफ कॉइल है इन विच second coil opposes any kind of change in EMF of current in first coil by inducing an EMF in it। बहुत ही सिंपल है। क्या बताया मैंने कि दूसरा वाला कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से पहले वाले कॉइल में हो रहे किसी भी तरह के करंट या EMF में चेंज का विरोध करेंगे। कैसे करेंगे? बाय इंड्यूसिंग एन EMF इन इट। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कॉइल। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला? पेयर ऑफ कॉइल्स इन विच one coil opposes any kind of change in EMF or current by inducing an EMF in it। तो डिफिनेशन इज वेरी मच क्लियर। अगर पहले आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो डिफिनेशन तो अपने आप बना सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? पेयर ऑफ कॉइल्स की प्रॉपर्टी है जिसमें एक कॉइल जो है दूसरे वाले कॉइल में हो रहे किसी भी तरह के करंट या EMF के परिवर्तन का विरोध करेगा। कैसे करेगा? बाय इंड्यूसिंग एन EMF इन इट। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे और सीबीएसई में एक आध नंबर में आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे जो है पहले कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल में करंट जो है किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। उससे देख लेते हैं। चलिए पुराना ये पहला कॉइल C1 और ये दूसरा कॉइल C2। यहां बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि करंट जो है I is increasing, here this I is increasing, I increasing। You have to find the direction of induced current or EMF in C2। तो I अगर इसमें इंक्रीज कर रहा है तो यहां जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसके इंक्रीज होने का विरोध करना चाहिए उसको। यानी यहां जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा।
तो इस यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए था, यानी इस डायरेक्शन में। पहले वाले केस में हमने उल्टा बना दिया, तो उसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में होगा, करंट ऐसे जाएगी और इस डायरेक्शन में आएगी, यानी यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फाइंड करके हमें प्राप्त जो होगा करंट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो पहले जब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस में करंट की डायरेक्शन शो की थी, उसे आप सही कर लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वहां थोड़ी मिस्टेक थी। हम आगे चलते हैं, आप देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहां जो करंट है, दिस करंट I is decreasing, यहां I जो है डिक्रीज हो रही है। तो अगर I डिक्रीज हो रही है तो यू नो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस से जो यहां EMF या करंट प्रोड्यूस होगा वो इसको डिक्रीज नहीं होने देगा। डिक्रीज नहीं होने देगा का मतलब इसको सपोर्ट करेगा ताकि ये घटे ना, कम ना हो। तो सपोर्ट कैसे कर सकता है? इस तरीके से कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में ये भी फ्लो करना शुरू कर दे, यानी अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी। ओके, आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। Here you can see two coils and here the current is decreasing. You have to find the direction of current. I की डायरेक्शन आपको सेकंड कॉइल में फाइंड करके बतानी है, बहुत ही इजी है। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, आप ध्यान रखें, पहले वाले केस की तरह जो है दूसरे वाले केस में करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, उसी डायरेक्शन में जो इसको अपोज कर सके, यानी इसके डिक्रीज होने का अपोज कर सके। ओके, तो डायरेक्शन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, वो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं और अब कुछ रिलेशंस के बारे में देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के। There are two coils C1 and C2. पहले कॉइल में आपने करंट फ्लो किया I, आप देखेंगे कि the flux associated with the neighboring coil also changes with the change in flux of first coil. फर्स्ट कॉइल में जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट अभी फ्लो हो रहा है I में, और इंड्यूस EMF जो प्रोड्यूस होगी वो कहां प्रोड्यूस होगी? सेकंड कॉइल में। E is the induced EMF in C2 and I is what? ये टर्म बहुत क्लियर आपके होने चाहिए। फ्लक्स कहां चेंज होने में कंसीडर करना शुरू कर रहा है? इस कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में। करंट किस में फ्लो कर रहा है? फर्स्ट कॉइल में। तो करंट in C1 and this is phi. Phi is what? Flux in C2. C2 में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? वो करंट जो फ्लो हो रहा है फर्स्ट कॉइल में उसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो न्यूमेरिकली पाया गया कि the flux associated in the second coil is directly proportional to the current flowing in the first coil. Current flowing in the first coil. When you will remove this proportionality sign, you will find a constant that is M. I. So this M is known as mutual inductance या coefficient of mutual inductance. Coefficient of mutual
inductance. Now, if we have to define mutual inductance या coefficient of mutual inductance, it may be written as phi by I. So, coefficient of mutual inductance can be defined as the flux associated with the second coil with respect to current flowing in the first coil. It's a very simple one. इसकी definition आप खुद लिखोगे, मैं फिर एक बार define करता हूँ और ध्यान से आप सुनो. Mutual inductance, coefficient of mutual inductance is defined as the flux associated with the second coil with respect to current flowing in the first coil. It's a very easy one. इसकी भी यूनिट अगर आप निकालना चाहोगे, फ्लक्स की यूनिट वेबर और करंट की यूनिट एम्पियर. तो वेबर पर एम्पियर, दिस वेबर पर एम्पियर आपको पहले भी बताया मैंने, इसको आप क्या बोलोगे, हेनरी. इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी. तो दैट इज इक्वल टू 1 हेनरी. तो 1 हेनरी अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, इसके बारे में भी हम देख लेंगे. अभी ये चीज क्लियर है आपको, चलते हैं आगे. 1 हेनरी अगर हमें डिफाइन करना हो तो 1 हेनरी is the inductance, mutual coefficient of mutual inductance of any coil in which the associated flux of the second coil is 1 Weber and the current flowing in the first coil is 1 ampere. This is the definition of 1 Henry. So what is 1 Henry? 1 Henry is defined as mutual coefficient of mutual inductance of the second coil in which the flux associated with the second coil is what? 1 Weber and the current flowing in the first coil is 1 ampere. ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो 1 हेनरी को. आगे चलते हैं और ईएमएफ के साथ इसका रिलेशन देखते हैं. तो हमें ये तो पता ही है कि phi is equal to mi. We have already written it. Now differentiate it with respect to time. So it will become d phi upon dt, that is equal to m, it's a constant, to di upon dt. And you know that d phi rate of change of flux gives us EMF. So this is minus E is equal to m di by dt. And E is equal to minus m di upon dt. तो what does this negative sign signifies? क्या बताता है ये नेगेटिव साइन? ये नेगेटिव साइन आपको बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आपके सेकंड कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी with respect to rate of change of current in the first coil. तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? The direction of induced EMF produced in the second coil will always opposite to the direction of rate of change of current in the first coil. यहाँ आपको ये references कि EMF किसमें प्रोड्यूस हुआ, किस कॉइल में, और चेंज इन करंट किस कॉइल में हुआ, ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए. यहाँ आप देखो EMF इंड्यूस कहाँ हो रहा है, सेकंड कॉइल में, और चेंज इन करंट किसमें हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में. चलिए, अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स में डिफाइन करना हो तो भी हम कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इजी वन. हियर न्यूमेरिकली यू कैन राइट इट m di upon dt, di upon dt. Then m is equal to what? E upon di upon dt. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल कैन बी डिफाइंड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल. इस तरीके से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं. चलिए और आगे चलते हैं आखिरी प्रभाव की तरफ, और वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड. उसके बारे में हम बात करेंगे. ये एनसीईआरटी
चलते हैं। जो आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड पे, आप देखें कि ये कोई सॉफ्ट कोर है इनका और यहां दो सोलेनोइड्स विंड है। एक को डॉटेड से शो करता हूं मैं और एक को बोल्ड से। डॉटेड वाला ऊपर है, सॉरी बोल्ड वाला ऊपर है और डॉटेड वाला अंदर, यानी एक सोलेनोइड अंदर की तरफ है और एक सोलेनोइड उसे घेरे हुए। तो यहां लेट हियर द करंट इज I1 and here it is I2. The number of turns per unit length in the first coil is N1 and the number of turns per unit length in the second coil is N2. First coil N1, number of turns per unit length of second coil. Second coil is N2. Area of first coil A1, area of second coil is equal to A2. Now हम पहले ये मानते हैं कि second coil is lying inside the first coil. तो in that case first coil में जो करंट फ्लो हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में करंट जो फ्लो हो रहा है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा चेंज होगा किसमें, सेकंड कॉइल में। तो कंसीडर second coil is inside first, so current I1 will change flux phi2 in second coil या सेकंड्स में लेना है। ये क्लियर है आपके, करंट किसमें फ्लो हो रहा है, I1 पहले वाले कॉइल में, जिसकी वजह से फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले कॉइल से गुजरेगी और उसमें फ्लक्स चेंज करेंगे। उसको जब हमें कैलकुलेट करना होगा फ्लक्स, फाई जो होगा दैट फाई या फाई2 विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल। फाई2 फ्लक्स जो हम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, सेकंड कॉइल का, और ये M2 जो होगा दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी अगर इसको हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। चाहे तो आप ऐसे लिखें और चाहे तो M2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जिससे फ्लक्स एसोसिएटेड है उसी का इंडक्टेंस निकलेगा। तो फाई2 क्या है, वो है फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकंड कॉइल, और ये फ्लक्स क्यों प्रोड्यूस हो रहा है,
आगे चलते हैं और देखते हैं। Also we know that flux is equal to BA. BA B यानी मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड? किसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है? ये रखा हुआ है पहले वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में। करंट हमने किसमें फ्लो कराया? पहले वाले कॉइल में। पहले वाले कॉइल में हमने करंट को फ्लो किया है, तो पहले वाले कॉइल का ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 जो होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट सोलेनॉइड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये I1 करंट जो हमारे पहले वाले कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो B1A। और आप जानते हैं कि सोलेनॉइड में टोटल टर्न्स जो हैं वो कितने हैं? पहले वाले कॉइल का अगर हम टोटल टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना लेके टोटल टर्न्स की बात करें तो अगर हम इसे N1 मान लेते हैं तो दिस इज N1 B1 एंड दिस A इज द एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल। तो दिस इज द फ्लक्स। फ्लक्स आ गया इतना हमारे पास। अब B1 जो कि क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, फर्स्ट सोलेनॉइड। अब आप बताएं कि फर्स्ट सोलेनॉइड में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1। और ये सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपने कहा था N1, तो म्यू नॉट N1 and this is current I1. So this will be the magnetic field of the solenoid, first solenoid, magnetic field in which the second solenoid is placed, that is equal to mu naught N1 I1. अब हम आगे चलते हैं और हमें पता है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो B1 is equal to what? Mu naught capital N1. If the length of the first solenoid is L1, so it will be L1 and this is I1. So this is B1. Now put this value in the second. So here you can see that second the flux associated with the second coil. तो second coil में नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? हमें second coil में फ्लक्स चाहिए, तो second coil में नंबर ऑफ टर्न्स है N2। तो second coil की नंबर ऑफ टर्न्स आपने कितनी रही? N2 है। और क्योंकि second coil किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? फर्स्ट वाले सोलेनॉइड के। तो फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1। फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B1। और क्योंकि फ्लक्स हमें किसका निकालना है? सेकंड वाले कॉइल से एसोसिएटेड, तो सेकंड वाले का एरिया कितना है? A2, सॉरी। तो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकंड कॉइल विल बी N2 B1 A2 and the magnetic field associated with the first solenoid due to the flow of current I is equal to mu naught N1 I1 and it is equal to mu naught N1 I1 L1 and here L1 is what? Length of first solenoid. Okay, अब ये जो वैल्यू आपके है इससे मान लो आप सेकेंड रिलेशन एंड दिस इज थर्ड, तो थर्ड को आप सेकेंड रखो, पुट थर्ड इन सेकेंड, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 5 is equal to N2 B1 की जगह आप रखोगे दिस इज N1 mu naught I1 upon L1. ओके, और आगे चलते हैं, क्या रहेगा? A2
या इसे और सिंपलीफाई करके लिखें, म्यू नॉट n1 n2 I1 A2 upon L1. This is your fourth relation. पहले ही जो पहला रिलेशन हमारा था वो क्या था, आपको याद आ रहा है? पहला रिलेशन हमें जो मिला था वो मिला था phi2 is equal to m21 into I1. Means the first from first, this was our first from first and fourth. अब हमें क्या मिल जाएगा, m21 I1 is equal to mu naught n1 n2 I1 A2 upon L1. तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट n1 n2 A2 upon N1. कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले वाले का देखो जब सेल्फ इंडक्टेंस था बच्चों तो क्या आपके पास रिजल्ट आ रहा था म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l, तो वहां n स्क्वायर की जगह यहां n1 n2, n1 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, n2 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड कॉइल, a2 एरिया ऑफ द सेकंड कॉइल एंड दिस l1 इज लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉइल. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखो कि पहला केस आपने फ्लक्स लिया इनर वाले कॉइल का, यानी आपने जो फ्लक्स एसोसिएटेड लिया वो सेकंड कॉइल का लिया है यानी phi2, और वो फ्लक्स क्यों प्रोड्यूस हो रहा है पहले वाले करंट की वजह से. तो M21 यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसके लिए आप जब रिलेशन लिखोगे तो phi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M21 into I1. उसके बाद आप जानते हो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है BA and BA नंबर ऑफ टर्न्स. तो फ्लक्स एसोसिएटेड ऑफ सेकंड कॉइल निकाल रहा है, तो सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, और किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो पहले वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और उसका एरिया कितना है सेकंड कॉइल का A2 है. तो B1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो म्यू नॉट n1 I1, क्योंकि पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं n1, ये वैल्यू आपकी आ जाती है, और phi2 की वैल्यू आप पुट करते हैं तो इतनी आ जाती है. दोनों को कंपेयर करोगे आपका रिजल्ट इतना आ जाएगा. यानी ये हो गया M21 यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि करंट तो सेकंड कॉइल में भी बह रही है, उसकी वजह से पहले कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो दैट इज वेरी सिंपल. सिमिलरली यू कैन राइट, सिमिलरली अगर M12 आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा N1 N2 and this is A1 upon L2. Similar, you can calculate it by yourself. It's a very easy one. अब आप कहोगे मुझे तो A1 और A2 और ये L1 और L2 में बड़ी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है. तो आप याद रखिएगा प्रैक्टिकली जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते समय हमेशा याद रखेंगे आप N1 N2 तो याद ही होगा आपको, ये लेना ही लेना है. एरिया हमेशा इनर कॉइल में लेंगे, यार ये बिल्कुल याद रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल आता है इन रिस्पेक्ट कि बाहर वाला है या अंदर वाला है, एरिया हमेशा किसको लेना है जो अंदर है, एरिया हमेशा इनर कॉइल. और लेंथ वही जो बॉक्स होगा, यानी लेंथ किसको लेंगे आप जो बड़ा होगा, लेंथ हमेशा वही कंसीडर करोगे जो बड़ा होगा. ठीक है, तो ये हो गया